गुड गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टीकाकरण की विधियां या टीकाकरण के तरीके। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीकाकरण में एएनएम की जिम्मेदारी। जैसा कि हमने आपके साथ में डिस्कस किया था कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ना, देन इम्यूनाइजेशन की विधियां और कोल्ड चेन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो उन सारी एक्टिविटीज़ में एएनएम नर्स होती हैं, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे एएनएम नर्स होती है, जिसकी टीकाकरण में मुख्य भूमिकाएं होती है। टीकाकरण सारणी, टीकाकरण की योजना, टीकाकरण स्थल पर कोल्ड चेन बनाए रखना, टीकाकरण सत्र का आयोजन, इंजेक्शन सुरक्षा, ड्रॉप आउट की रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं और पल्स पोलियो। ये मुख्य कार्य होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ये मुख्य कार्य हैं। इन कार्यों में जो एएनएम होती है उसकी अपनी मुख्य भूमिकाएं होती है। अब हम एक एक करके इन सभी कार्यों में हम देखेंगे कि किस तरह और एएनएम नर्स हैं उसके क्या दायित्व हैं, उन्हें किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है टीकाकरण से संबंधित कार्य के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे टीकाकरण की सूची। जैसा कि मैंने आपको पहले ही टीकाकरण सूची के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया है। तो जो एएनएम नर्स हैं उसको जो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए, और जो टीकाकरण सारणी है वो अपडेटेड टीकाकरण सारणी होनी चाहिए। उस टीकाकरण सारणी के बारे में संपूर्ण जानकारी एएनएम नर्स के पास में होनी चाहिए कि कौन से समय में कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसका डोज क्या होगा, उस वैक्सीन का रूट क्या होगा, उस वैक्सीन को देने के बाद ऐसे कौन कौन से संभावनाएं जो हो सकती हैं, इन सभी चीजों के बारे में एएनएम को अच्छी तरीके से इनकी जानकारी होना चाहिए। यह टीकाकरण की सारणी से संबंधित एएनएम की एक मुख्य जिम्मेदारी है। जब तक एएनएम को टीकाकरण सारणी के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक वह अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से टीकाकरण नहीं कर सकती है। इसीलिए एएनएम को हमेशा राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के बारे में अनुसूची के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार सभी बच्चों को टीकाकरण करना चाहिए। जो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है उसमें सभी तरीके की जो टीके हैं, जो वैक्सीन हैं, उन्हें कब, किस समय और उन टीकों के बीच में कितना टाइम पीरियड का गैप रखना है, इन सभी चीजों के बारे में एएनएम को जानकारी होनी चाहिए तथा इसी सारणी के अनुसार उसे अपने कार्य क्षेत्र में टीकाकरण करना चाहिए। इसके पश्चात आता है टीकाकरण की योजना। वैक्सीनेशन की जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग में भी एएनएम की एक मुख्य भूमिका होती है। सबसे पहले जो एएनएम है उसे अपने कार्य क्षेत्र में या जिस विलेज के अंदर टीकाकरण करना है उसके सब सेंटर में आने वाले जो गांव हैं, उन गांव में सभी मदर और जो चिल्ड्रन हैं उस गांव के, उनकी गणना करनी चाहिए तथा उनकी एक लिस्ट उसके पास में पूरी तरीके से होनी चाहिए। इसके पश्चात अपने उपकेंद्र सत्र, जब उसकी जो सब सेंटर एक्टिविटी होती है, जो सब सेंटर सेशन होता है, उस सेशन की कार्य योजना को उसे पहले से तैयार कर लेना चाहिए कि इतनी तारीख को हमें इस गांव में सब सेंटर सेशन ऑर्गेनाइज करना है। तो उस दौरान हमें किन बच्चों का और किन माताओं का हमें टीकाकरण करना है। तो टीकाकरण से संबंधित जो भी योजना है, कार्य योजना है, उस कार्य योजना को पहले से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। टीकों
और जो एडी सिरिंज है, ऑटो डिस्पोजल सिरिंज है, उस उसकी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता का अनुमान उसे पहले से लगा लेना चाहिए कि हमें टीकाकरण सत्र का आयोजन करना है, तो उस दिन के लिए हमें तकरीबन कितनी वैक्सीन की आवश्यकता होगी और उन वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कितनी सिरिंज की आवश्यकता होगी। तो उन सभी वस्तुओं को पहले से ही उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो डिमांड है, ठीक है, उसके बारे में पहले से अच्छी तरीके से अनुमान लगा लेना चाहिए। सत्र के लिए आपूर्ति और उपकरणों की व्यवस्था करें। तो जो सप्लाईज और इक्विपमेंट है, उसे अपने टीकाकरण सत्र के लिए उसका अरेंजमेंट पहले से कर लेना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य दिवस में जो एएनएम नर्स है, उसे अपने जो ग्राम स्वास्थ्य दिवस होता है, उस ग्राम स्वास्थ्य दिवस में भाग लेना चाहिए और उसे भाग लेने के जब वो भाग लेती तो उसे उस ग्राम स्वास्थ्य सत्र में भाग लेने के दौरान उसे अपनी लॉजिस्टिक को भी तैयार रखना चाहिए। जब वो ग्राम स्वास्थ्य दिवस को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन और उस सत्र के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य संग्रह है, उसके जो चिकित्सक प्रभारी हैं, उन चिकित्सा प्रभारी को भी सूचित करना चाहिए तथा उन्हें उस ग्राम स्वास्थ्य दिवस की जो एक्टिविटी है उस आंगनवाड़ी केंद्र में वहां आने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर हैं पीएससी के, उन्हें सूचित करना चाहिए। जब एएनएम नर्स अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले गांवों का जब दौरा करती हैं, तो उस जो घरों की विजिट के दौरान टीकाकरण सेवाओं को स्वीकार करने के लिए गांव के जो लोग तथा वहां के जो परिवार के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो ये सभी मुख्य जिम्मेदारी होती है जिन्हें एएनएम को टीकाकरण की प्लानिंग करने के दौरान इसका निर्वहन करना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, टीकाकरण के लिए जो टीके हैं, उन टीकों को सुरक्षित रखने के लिए 2 डिग्री से लेके 6 डिग्री के तापमान पर उन टीकों को सुरक्षित रखा जाता है। तो उन टीकों को सुरक्षित रखने के लिए तथा स्वास्थ्य केंद्र से जिस स्थान पे टीकाकरण का जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है वहां तक ले जाने के लिए हमें कोल्ड चेन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। तो इसके लिए जो एएनएम है, उस एएनएम को पहले से सुनिश्चित करना चाहिए कि जो टीके हैं, उन टीकों को स्वास्थ्य केंद्र से आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर में टीकाकरण सत्र का जहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, वहां तक उन्हें लाना चाहिए तथा लाने के पश्चात उन टीकों को वैक्सीन कैरियर में आइस पैक के साथ 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान पर जब तक कि टीकाकरण सत्र समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्हें उस तापमान पे उन टीकों को रखना चाहिए। एएनएम को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वैक्सीन कैरियर है, उस वैक्सीन कैरियर को टीकाकरण सत्र के दौरान हमेशा छाया वाले स्थान पर रखा जाए तथा अनावश्यक रूप से उस वैक्सीन वाहक को जो टीका वाहक के वैक्सीन कैरियर है, उस वैक्सीन कैरियर को न खोला जाए। वह इसलिए ताकि वैक्सीन कैरियर में जो 2 से 8 डिग्री का तापमान है, उसे हम टीकाकरण सत्र समाप्त न हो जाता तब तक उस तापमान को हम बनाए रखें, जिससे कि हमारी वैक्सीन है, उस वैक्सीन को हम सुरक्षित रख सकें। टीकाकरण के दौरान जो वैक्सीन है, उन वैक्सीन को उपयोग करने से पहले उन जो टीकों की जो शीशियां हैं, उनके जो वैक्सीन वाइल हैं, उन वाइल पे हमें वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, वीवीएम जिसे हम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसकी हमें अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के हिसाब से
अगर वो वैक्सीन कार्य करने की स्थिति में है, मतलब वो सुरक्षित है, तभी हमें उस वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के हिसाब से वह वैक्सीन अगर खराब हो चुकी है, तो इस दौरान उस वैक्सीन का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पहले से जांच करना चाहिए कि जो टी सीरीज और हेपेटाइटिस बी के जो टीके हैं, वो जमे हुए ना हो। और हमें इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वैक्सीन वाइल है, वो वैक्सीन कैरियर में पानी में डूबी हुई ना हो तथा उनके जो लेबल हैं, वो पूरी तरीके से बरकरार हों। अगर किसी वैक्सीन का लेबल बरकरार नहीं है, या हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो वैक्सीन के गीले होने की वजह से उसका लेबल हट जाए, या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वैक्सीन अ, कौन-सी बीमारी के लिए है, ऐसी परिस्थिति में हमें उस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें खास करके जब टीकाकरण जो सत्र होता है, उसका जब आयोजन किया जाता है, तो उस आयोजन के दौरान हमें टीकाकरण स्थल पे जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को उनके उपयुक्त टेम्परेचर और तापमान पे बनाए रखने के लिए जो कोल्ड चेन सिस्टम है, उस कोल्ड चेन सिस्टम को वैक्सीन कैरियर की सहायता से बनाए रखना चाहिए। इसके पश्चात आता है टीकाकरण सत्र का आयोजन। टीकाकरण की प्लानिंग और टीकाकरण के कोल्ड चेन को मेंटेन करने के पश्चात जो मुख्य एक्टिविटी होती है टीकाकरण की, वो होती है टीकाकरण सेशन का आयोजन। इस दौरान एएनएम नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि टीकाकरण कार्य से वो पहले से टीकाकरण का ऐसे क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य क्षेत्र आयोजित करे, जहाँ पे बच्चों में किसी प्रकार की कोई चोट या जोखिम होने की संभावना ना हो। ऐसे स्थान पे टीकाकरण का आयोजन सत्र का आयोजन नहीं करना चाहिए, जहाँ से बच्चों के गिरने या बच्चों में किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना हो। इसीलिए एएनएम को हमेशा ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए टीकाकरण के लिए, जहाँ पे चोट के जोखिम बच्चों में कम हो। तथा इसके साथ-साथ जो वैक्सीन सत्र के दौरान जो आने वाले जो लाभार्थी हैं, बच्चे और बच्चों के अभिभावक, उनको हमेशा एएनएम को उनका हमेशा अभिवादन करना चाहिए। और अभिवादन करने के पश्चात जो बच्चों के टीकाकरण के रिकॉर्ड हैं तथा उसके जो उम्र के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनका अच्छी तरीके से सत्यापन कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ एएनएम नर्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अभिभावक जो बच्चों के साथ में आए हुए हैं, उनको टीकाकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी दे तथा टीकाकरण के लिए जो भी टीकाकरण से संबंधित जो जानकारी है, वह उन अभिभावकों को अच्छी तरीके से प्रदान करें। इसके पश्चात टीकाकरण के लिए जो आवश्यक जो स्थिति होती है बच्चों की, वो आवश्यक स्थिति बच्चों को सही स्थिति में सुगम बनाना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से बच्चों में सही तकनीकी और सही तरीके का उपयोग करते हुए उन बच्चों को टीके लगाया जा सकें। तो इस बात का एएनएम को खास करके ध्यान रखना चाहिए जब वो टीकाकरण सत्र का आयोजन करते हैं। इसके पश्चात इंजेक्शन सुरक्षा। जब बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है, इस दौरान एएनएम नर्स को अ, इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो बच्चों में लगने वाली जो या उपयोग होने वाली जो सिरिंज और उसके साथ जो नीडल है, जो सुई है, वह स्टेराइल सिरिंज और स्टेराइल सुई का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जो ऑलरेडी उपयोग हो चुकी हैं ऐसी सिरिंज और ऐसी सुई को दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित तरीके से उन्हें एकत्रित करके उनका निपटान करना चाहिए। इस तरीके से जो इंजेक्शन से रिलेटेड जो इंजेक्शन के दौरान या उनसे होने वाली जो चोट या उससे होने वाली जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों को हम इंजेक्शन सुरक्षा के माध्यम से उन बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो खास करके वैक्सीनेशन के दौरान और टीकाकरण के दौरान एएनएम नर्स को हमेशा स्टेराइल सिरिंज
और स्टेराइल सुई का भी उपयोग करना चाहिए तथा उपयोग के पश्चात उसे जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका निपटान या उसका डिस्पोजल करना चाहिए। इसके पश्चात एएनएम नर्स की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होती है कि वह ड्रॉप आउट की रिकॉर्डिंग करे तथा उनकी ट्रैकिंग करे। तो इसके लिए एएनएम नर्स को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर के साथ जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन बच्चों की सूची को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए तथा टीकाकरण के दौरान एक टेली शीट अपने पास रखनी चाहिए। टेली शीट तथा जो इम्यूनाइजेशन कार्ड हैं और इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हैं उन रजिस्टर में जो बच्चे टीकाकरण के लिए आए हैं उनकी संपूर्ण जानकारी को वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए तथा उसके साथ में उस गांव की जो कि हमने पहले से एक बच्चे तथा वहाँ की जो मदर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के साथ हमें प्रतिरक्षण रजिस्टर और प्रतिरक्षण कार्ड के साथ में टैली करना चाहिए। और ड्रॉप आउट पर नजर रखने के लिए टीकाकरण कार्ड की एक काउंटर फाइल को हमेशा एएनएम नर्स को अपने पास रखना चाहिए। उप केंद्र पर टीकाकरण कवरेज निगरानी चार्ट बनाए रखना चाहिए जिससे कि हम ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको आसानी से उनके बारे में पता कर सकते हैं। कार्ड में टीकाकरण की अगली तिथि तथा अभिभावकों की सूची को अच्छी तरीके से अंकित करना चाहिए। इस तरीके से एएनएम को ड्रॉप आउट की रिकॉर्डिंग और जो ट्रैकिंग है उस कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहिए। यह एक एएनएम नर्स की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है टीकाकरण की कार्यप्रणाली में। इसके पश्चात टीकाकरण के बाद की जो प्रतिकूल घटनाएं जो एडवर्स इवेंट होते हैं आफ्टर द इम्यूनाइजेशन उन्हें रोकने के लिए सामान्य प्रोग्राम संबंधी त्रुटियों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। जो कि जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो एरर हैं उन्हें प्रिवेंट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों को भी हमें एडवर्स इवेंट हैं फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के जो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है उसकी रिपोर्टिंग हमें मेडिकल ऑफिसर के साथ में करनी चाहिए। इसके पश्चात सर्विलेंस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है एएनएम की कि उसे जितने भी सस्पेक्टेड केसेस हैं ट्यूबरक्लोसिस के, डिप्थीरिया के, पर्ट्यूसिस के, है ना, नियोनेटल टेटनस के, मीजल्स के, है ना, और उन सभी को जो मेडिकल ऑफिसर हैं प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के उन मेडिकल ऑफिसर्स को भी एएनएम नर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ टीकाकरण के अंदर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पल्स पोलियो प्रोग्राम। इस पल्स पोलियो प्रोग्राम से संबंधित भी जो एएनएम नर्स होती है उसकी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है इन जिम्मेदारियों में एएनएम नर्स को आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से एक माइक्रो प्लान तैयार करना चाहिए पल्स पोलियो प्रोग्राम से संबंधित। जो पल्स पोलियो के दिन होते हैं इन दिनों में जो एएनएम नर्स होती है वो एक तरीके से टीकाकरण करता या फिर हम बोल सकते हैं वैक्सीनेटर और सुपरवाइजर के रूप में कार्य करती है तथा इस दौरान जो पल्स पोलियो दिवस है उस पल्स पोलियो दिवस के लिए वह उस विलेज के कम्युनिटी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को वो पल्स पोलियो डे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तथा पल्स पोलियो प्रोग्राम से संबंधित जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एएनएम नर्स को उस गांव के जो स्कूल के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के साथ तथा ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं तथा वहाँ के जो महिला मंडल के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के साथ मिलके उनके साथ कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करने के पश्चात उसे उन विलेज में पल्स पोलियो एक्टिविटी के लिए बूथ हैं उन बूथों की स्थापना करनी चाहिए
तथा उन्हीं के साथ में समन्वय स्थापित करने के पश्चात जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन से संबंधित जो सामग्री है, आईसी सामग्री है, उस आईसी सामग्री को गाँव में कहाँ प्रदर्शित करना चाहिए या उन आईसी मटेरियल का उपयोग गाँव के लोग ऐसे कौन से क्षेत्र हैं गाँव के जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रदर्शित करें, तो प्रदर्शित करने के पश्चात पल्स पोलियो डे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वह गाँव के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाए, उसके लिए उन्हें उन गाँव के शिक्षक, गाँव के पंचायत के सदस्य तथा जो गाँव की महिला मंडल है, उनके सदस्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के पश्चात उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। तो इस तरीके से एएनएम नर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल टीचर्स, देन पंचायत समिति सदस्य और महिला मंडल के जो सदस्यों के साथ मिलके वो गाँव के अंदर पल्स पोलियो से संबंधित अपनी जो एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है, इन बातों का आपको टीकाकरण के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए।